हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं में जो यूनिट फर्स्ट है उसका सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे थे, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अभी तक हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। मेल गैमेट का निर्माण किस प्रकार से होता है उसको हम देख चुके हैं पौधों के अंदर। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होगा, फीमेल गैमेट का निर्माण किस प्रकार से होगा, उसको हम देखते हैं। तो जो मादा युग्मक है, हम इसको गुरु बीजाणु कहते हैं, उसका जो निर्माण होता है वह गायनेशियम में होता है। गायनेशियम के अंदर जो कार्पल्स है, जो अंडक है, उसके अंदर इसका निर्माण होता है। तो हम देखिए किस प्रकार से मेगास्पोर का निर्माण होता है। तो गुरु बीजाणु जनन, यह इसको बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगास्पोर्स मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात गुरु बीजाणु या इसको बोलते हैं मेगास्पोर्स बनने की प्रक्रिया या क्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यदि प्लांट के केस में पूछा जाएगा कि मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहेंगे, तो हम बता दें कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और उस विभाजन के पश्चात मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है मेगास्पोर्स के बनने की, इस प्रक्रिया को ही मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है या मेगास्पोर मदर सेल है, इसका निर्माण जो होता है वो आर्कीस्पोरियल सेल्स के द्वारा होता है। इस कोशिका के द्वारा, आर्कीस्पोरियल कोशिका के द्वारा होता है। देखिए आगे हम गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस के समय जो न्यूसेलस में सर्वप्रथम बाह्य त्वचा जो उसकी होती है या एपिडर्मिस जो है के नीचे स्थित हाइपोडर्म या हाइपोडर्मिस की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तथा उसका कोशिका द्रव्य डेंस या गाढ़ा हो जाता है। तो आपको याद रखना है, जैसा यदि अब मैं एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ देखें तो आपको याद होगा हमने इस प्रकार से बीजांड का डायग्राम बनाया था ना। इस प्रकार से आपको याद होगा, हम जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने इसको कंप्लीट किया था ना। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंटीग्यूमेंट ड्रा कर रहा हूँ और ये भी आपकी इस प्रकार से। तो ये जो होता है ये आपका न्यूसेलस वाला पोर्शन होता है। ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, इसको पूरे को हम न्यूसेलस बोलते हैं। तो न्यूसेलस की जो एपिडर्मिस है बाहर की ओर की जो होगी ये क्या होगी, एपिडर्मिस होगी। ये वाली आउटर वाली जो लेयर होगी वो एपिडर्मिस कहलाएगी। इसके नीचे वाली जो कोशिका होगी ये कोशिका क्या कहलाती है, इसकी हाइपोडर्मिस कहलाती है। तो इन हाइपोडर्मिस कोशिकाओं में से या हाइपोडर्म की कोई एक कोशिका कैसी हो जाएगी, बड़े आकार की हो जाएगी और उसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा हो जाता है, डेंस या गाढ़ा हो जाता है। कोशिका द्रव्य या उसका प्रोटोप्लाज्म हम बोले वो कैसा हो जाता है, डेंस हो जाता है, सघन हो जाता है। और जिस कोशिका का जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाएगा और बड़ी आकार की हो जाएगी, उस कोशिका को प्राइमरी आर्कोस्पोरियल सेल्स कहते हैं या प्राथमिक आर्कोस्पोरियल कोशिका कहा जाता है। जिस प्रकार से हमने डायग्राम के अंदर बताने का प्रयास किया है, ये एक हम बीजांड का डायग्राम बनाए हैं। तो बाहर की ओर जो सेल्स है, ये वाला जो पूरा गोला, जैसे यदि मैं इसको येलो कलर से ड्रा करूँ ये वाला आपके सामने, तो ये जो क्या कहलाता है, पूरा न्यूसेलस कहलाता है। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, न्यूसेलस कहलाएगा। और इसकी जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर जो होती है वो क्या कहलाती है, आउटर लेयर इसकी ये वाली, ये रेड कलर से जो मैं बता रहा हूँ, ये जो कोशिकाओं का जो स्तर होता है वो एपिडर्मिस कहलाएगा ना। बाहर की ओर का क्या कहलाता है, ये एपिडर्मिस कहलाता है। और उसके नीचे की जो येलो कलर से हमने बना के रखी है वो हाइपोडर्म है। तो इस हाइपोडर्मिस की एक कोशिका कोई भी क्या करेगी, कोई भी एक कोशिका कैसी हो जाएगी, बड़े आकार की हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पर ग्रीन आकार का बताया है। और इसका जो साइट प्रोटोप्लाज्म है वो भी कैसा हो गया, डेंस हो गया है। ठीक है। तो इस कोशिका को बोला जाता है प्राइमरी आर्कोस्पोरियल सेल्स, इसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं, प्राइमरी आर्कोस्पोरियल सेल्स कहते हैं। इसी कोशिका के द्वारा जो मेगास्पोर्स है या मेगास्पोर्स मदर सेल्स का निर्माण किया जाएगा। चलो आगे हम देखते हैं इसको। अब देखिए
प्राथमिक कार्कोस्पोरियल कोशिका या प्राइमरी आर्कोस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है या परिणत विभाजन होता है, जिसके द्वारा ऊपर की ओर प्राथमिक पैराइटल सेल्स का निर्माण होगा। ठीक है, ऊपर की ओर क्या होगा, प्राइमरी पैराइटल सेल्स का निर्माण होगा और आधारीय भाग के अंदर क्या होगा, प्राथमिक स्पोरोजिनस कोशिका या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण होगा। जिस प्रकार से फॉर एग्जांपल ये जैसा न्यूसेलस है, और न्यूसेलस में हमने जो बताया कि ये जो कोशिका थी ये कौन सी थी, आपकी बाह्य त्वचा थी, और नीचे वाली जितनी कोशिका हैं ये कोशिका क्या कहलाती है, आपकी हाइपोडर्मल को सेल्स कहलाती है। तो उन हाइपोडर्मल कोशिका में से एक कोशिका कैसी हो गई, बड़े आकार की हो गई, इसका साइटोप्लाज्म सघन हो गया। अब इस कोशिका ने क्या किया, इसमें डिवीज़न हुआ और डिवीज़न होने से क्या हुआ, दो प्रकार की सेल्स बनेगी ना। तो यहाँ पर हम इसको बताएं अलग डायग्राम के माध्यम से सिर्फ इसी को बताएं। तो ये जो कोशिका थी उसने क्या किया, ये तो एपिडर्मिस, और ये जो कोशिका उसने इसमें डिवीज़न हुआ तो दो प्रकार की कोशिका इसमें बन गई। एक हो गई बाहर की ओर कोशिका, तो ये वाली जो बाहर की ओर आउटर साइड में, इसको बोला जाता है पेराइटल सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, पेराइटल सेल्स बोलेंगे। और अधिकांश केस में जो पेराइटल सेल्स होती है वो क्या होती है, बाद में डिवाइड नहीं होती, लेकिन जिन पौधों के अंदर या जिन स्पीसीज में डिवाइड होती है तो ये 3 से 4 लेयर की लेयर बना देगी, भित्ति बनाने का काम करती है। और ये वाली जो सेल्स होगी ये क्या कहलाती है, स्पोरोजिनस सेल्स कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पोरोजिनस सेल्स कहलाती है, स्पोरोजिनस सेल्स। तो कौन सी है, चूँकि पहले बनी है इसलिए दोनों की दोनों कैसी है, प्राइमरी, ये भी प्राइमरी पेराइटल सेल है और ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है। जिस प्रकार से हमने उसमें देखा था मेल गैमेट के निर्माण में, ठीक वही प्रोसेस यहाँ भी हमको अभी तक देखने को मिल रही है। वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रही थी और ये वाली जो प्रोसेस हो रही है आपका मेगास्पोरेंजियम के अंदर हो रही है। आगे देखिए अपन, तो ये डायग्राम के द्वारा बताने का प्रयास किया है। ये बाहर की ओर का आपका एपिडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस है। एक सेल जो बड़ी हो गई थी हमने ग्रीन कलर से बताया था, इसमें हमने क्या परिणत डिवीज़न बताया, जिसमें बाहर की ओर की और अपर साइड में आपको क्या बना है, ये सेल बनी है, प्राइमरी पैराइटल सेल बनी है। और नीचे की ओर आधारी क्षेत्र में कौन सी बनी है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनी है। देखिए आगे, प्राथमिक पैराइटल कोशिका या प्राइमरी पैराइटल सेल्स प्राय कैसी होती है, अविभाजित रहती है, अथवा कभी कभी इसमें परिणत एवं अपरिणत विभाजन देखने को मिलेगा और इससे कई स्तर की भित्ति का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने न्यूसेलस की जो एक सेल थी हाइपोडर्मल सेल्स, वो बड़ी हुई, बड़ी होने पर हमने इसको क्या बोला, आर्कियोस्पोरियल सेल बोला। ये आर्कियोस्पोरियल सेल्स फिर क्या हुआ, डिवीज़न हुआ, जिससे दो प्रकार की कोशिका बनी, एक बाहर की ओर बनी और सेकंड जो बनी वो अंदर की ओर बनी ना। बाहर की को हमने क्या बोला है, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और जो आधारी भाग में बन रही है उसको हमने बोला है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहा है। नेक्स्ट देखिए अपन, अब देखिए प्राथमिक स्पोरोजिनस सेल्स या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स सीधे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगा स्पोर मदर सेल्स की भांति कार्य करने लगती है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर यह आ गया है, माइक्रोस्पोर के अंदर जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स वहाँ पर थी वो डिवाइड करती थी और उसके बाद में वो जो सेल्स थे वो स्पोर मदर सेल्स का निर्माण करती थी उसमें से ना। पर यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है वो खुद ही के साथ व्यवहार करने लगेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगा स्पोर मदर सेल्स के समान कार्य करने लगती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगा स्पोर मदर सेल्स के निर्माण के पश्चात मेगा स्पोर्स का निर्माण जो होता है वो निम्नलिखित चरणों के अंदर होता है या निम्न चरणों के अंदर कंप्लीट हो जाता है। हम देखिए किस प्रकार से इसका निर्माण होगा। तो जो हमारी आधारी कोशिका थी जिसको हमने क्या बोला, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, वो किसका काम करने लगी, वो मेगा स्पोर मदर सेल का काम करने लगी। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा कि सर्वप्रथम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगा स्पोर्स मदर सेल सामान्यतः अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर्स का एक रेखिक टेट्राड या लिनर टेट्राड का निर्माण करता है। किस प्रकार से, देखिए ये जो कोशिका थी आपकी ऊपर वाली, तो ये तो पैराइटल सेल्स थी और ये कोशिका कौन सी थी आपकी, मेगा स्पोर मदर सेल। अब इस कोशिका के अंदर कौन सी वाली में, ये मेगा स्पोर मदर सेल जो थी, ये सेल सब क्या करेगी, डिवाइड होगी।
तो इसमें कौन सा डिवीज़न होगा, रिडक्शनल डिवीज़न या मियोसिस होगा। हमको मालूम है कि मियोसिस की जो प्रोसेस होती है वो 2 चरणों के अंदर कंप्लीट होती है ना। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो 2 चरणों में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के रूप में होता है। तो इस कारण से यहाँ पर 4 कोशिकाएं बनेगी। कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, 4 कोशिकाएं बनेगी। और यहाँ देखने को मिलेगा कि चारों कोशिकाएं कैसी है, लीनियर है। मतलब यदि ये एक कोशिका है, इस एक कोशिका में जो डिवीज़न हुआ वो कैसा हुआ, ट्रांसफ़र डिवीज़न हुआ। और जो सेकंड डिवीज़न होगा वो भी कैसा होगा, ट्रांसफ़र डिवीज़न ही होगा। इस प्रकार से एक लीनियर टेट्राड हमारे पास में देखने को मिलेगा ना। ये 4 कोशिकाओं का एक टेट्राड बनेगा जो कैसा होगा, लीनियर होगा। अब चूंकि रिडक्शनल डिवीज़न यहाँ पर हो रहा है तो आपको ये भी याद रखना है कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स है वो हाइपोडर्मस सेल्स का ही एक रूपांतरण है। वही आगे चलकर उसने आर्किस्पोरल सेल बनी और आर्किस्पोरल सेल्स में माइटोसिस विभाजन हुआ। वहाँ पर कौन सा हुआ था, समसूत्री विभाजन हुआ था। इसलिए जो मेगास्पोर मदर सेल्स है वो कैसी होगी, डिप्लाइड होगी। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके अंदर होगी ना, तो ये कैसी होगी, डिप्लाइड होगी। लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जो 4 सेल्स बनेगी, लीनियर टेट्राड बनेगा, तो प्रत्येक सेल्स कैसी होगी, इसमें n होगी, मतलब कैसी होगी, हैप्लाइड होगी ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम चले तो इन 4 गुरु बीजाणु या मेगास्पोर में से बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल के पास वाले 3 जो गुरु बीजाणु या मेगास्पोर्स नष्ट हो जाते हैं तथा एक जो होता है चलाइजल भाग वाला कैसा रहता है, क्रियाशील रहता है। एक डायग्राम के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया है। ये एक मेगास्पोर मदर सेल है ना, ये क्या है, एक मेगास्पोर मदर सेल है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल हमने कैसी बताई है, ये कैसी है, डिप्लॉइड है, किसी 2n नंबर है ना, डिप्लॉइड है ये। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो मियोसिस फर्स्ट होने से क्या हुआ, इसके केंद्रक का विभाजन हुआ। क्या हुआ, केंद्रक विभाजन हुआ, जिससे 2 केंद्रक का निर्माण हो गया मियोसिस फर्स्ट में। तो ठीक है, उसके बाद में भित्ति का निर्माण हुआ और 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो ये 2 मेगास्पोर्स बन गए मियोसिस फर्स्ट के दौरान। ठीक है, अब आगे हम देखें इसमें, तो चूँकि अब ये तो 2n था, लेकिन जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो ये जो सेल्स बनी ये कैसी बनेगी, n बनेगी, हैप्लॉइड बनेगी। ये भी कैसी बनेगी, n बनेगी, हैप्लॉइड बनेगी ना। आगे हम देखें, आगे देखो, अब ये जो 2 सेल्स हमारे पास बनी थी जो कैसी है, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे, हैप्लॉइड है, ये सेल्स हैप्लॉइड है। अब इसमें मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा और मियोसिस सेकंड भी कैसा होगा, ट्रांसफर्स ही होगा ना, अनुप्रस्थ ही होगा इन कोशिकाओं के अंदर। जैसा यहाँ पर एक होगा और ये एक हो गया। इस प्रकार से हमारे पास में 1, 2 और 3 और 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इन चारों कोशिकाओं को, इनको क्या बोलाता है, मेगास्पोर्स बोला जाता है, जो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि 2 जो बीजांड होता है उसके 2 सिरे होंगे ना। एक तो होता है बीजांड द्वार वाला सिरा जिसको हम माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं, और दूसरा होता है निभागीय सिरा या चलाइजल एंड जिसको बोला जाता है ना। इस डायग्राम में यदि आपको यहाँ पर थोड़ा सा और याद दिलाने का प्रयास करें तो इस प्रकार से डायग्राम जो था ना, इस प्रकार से जो डायग्राम ड्रा किया था हमने बीजांड का, तो आपको ध्यान होगा। तो ये जो एंड होगा, ये वाला एंड जो कहलाता है कौन सा, माइक्रोपाइल वाला कहलाता है। कौन सा कहलाता है, माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल पाया, एक छिद्र पाया जाता है तो इसको माइक्रोपाइल बोला जाता है। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट ये वाला जो एंड होगा ये क्या कहलाएगा, आपका चलाइजल एंड कहलाएगा ना, चलाइजल एंड इसको कहलाता है। तो यहाँ पर हमने जो डायग्राम ड्रा किया है ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये बीजांड द्वार वाला या माइक्रोपाइल वाला एंड है, और नीचे वाला जो है वो ये वाला एंड है, चलाइजल एंड। तो यहाँ पर जो 4 मेगास्पोर्स का निर्माण हुआ है, तो अब आगे की जो प्रोसेस होगी उसमें से क्या होगा कि जो माइक्रोपाइल एंड वाले जो बीजांड है, सॉरी मेगास्पोर्स है, जैसा कौन सा एक नंबरिंग यदि हमने करी 1, 2, 3, 4 नंबर करें तो इसमें 1, 2, 3 ये किधर की ओर है, आपके बीजांड द्वार की ओर है। तो ये कैसे हो जाएंगे, तीनों की तीनों डीजनरेट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तीनों नष्ट हो जाएंगे। और जो चौथा वाला होगा जिसका जो किधर की ओर है, निभागीय सिरे की ओर है, ये कैसा रहेगा, फंक्शनल रहेगा। ये कैसा होगा, एक्टिव या फंक्शनल रहेगा, ये वाला फंक्शनल रहेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमने डायग्राम के अंदर इसको बताने का प्रयास किया है। देखिए आगे, ये देखिए
ये बीजाणु द्वार सिरा। और बाकी जो चार आप जो तीन थे आपके ये कैसे हो गए, डीजनरेट हो गए। तीन जो मेगा स्पोर्स है वो कैसे हो गए, डीजनरेट हो गए। और एक जो मेगा स्पोर्स है वो कैसा बचा रहा, फंक्शनल बचा रहा। और इसका जो स्थान है वो कहाँ पर है, निभागीय सिरा की ओर है या चलाइजल एंड की ओर है। और ये माइक्रोपाइल एंड वाले तीनों के तीनों कैसे हो गए, डीजनरेट यहाँ पर हो चुके हैं। आगे हम देखें। अब ये जो बना है आपका, ये क्या बन गया, मेगा स्पोर बन गया ना, एक्टिव मेगा स्पोर्स बन गया। ये एक एक्टिव मेगा स्पोर्स यहाँ पर बन चुका है। अब ये आगे जाकर क्या करेगा, एम्ब्रियो सेक का निर्माण करेगा, या हम यूँ बताएं कि ये फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करेगा। तो आगे देखते हैं अपन कि किस प्रकार से एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है और फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। आगे देखते हैं ना। तो भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, और हम बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा। तो जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है या एक्टिव या फंक्शनल जो मेगा स्पोर्स है से मादा गेमेटोफाइट का अथवा एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है। चूँकि तीन तो पहले ही डिजेनरेट हो गए, बचा हुआ एक ही है जिसका स्थान किधर है, चलाइजल एंड की ओर है। तो उसके द्वारा ही आपका यहाँ पर एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण यहाँ पर होगा। आगे देखें हम क्या है इसमें, यह क्रियाशील गुरु बीजाणु या जो मेगा स्पोर्स ही मादा युग्मोद्भिद या फीमेल गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होता है। तो ये जो सेल है कौन सी वाली आपकी, ये जो सेल है ये फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक की फर्स्ट सेल होती है, प्रथम कोशिका है। जो मेगा एक्टिव मेगा स्पोर्स है ना, वो उसका क्या है, फर्स्ट आपका कोशिका होती है, प्रथम कोशिका होता है। एम्ब्रियो सेक के विकास के समय सर्वप्रथम जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है या मेगा स्पोर्स है वो क्या करेगा, आकार में वृद्धि करता है तथा तीन क्रमिक समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप, आपको ये भी ध्यान रखना ना, तीन क्रमिक समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप 8 नाभिकीय एम्ब्रियो सेक का निर्माण करेगा। जैसा कि यदि यहाँ पर ये आपका मेगा स्पोर है, इसमें क्या होगा, पहले तो ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा बड़े आकार में, ठीक है। ये ग्रोथ किया इसने, और ग्रोथ करने के बाद क्या करेगा, इसमें क्रमिक रूप से तीन डिवीज़न यहाँ पर देखने को, तीन डिवीज़न यहाँ पर होंगे। हाँ, कौन से डिवीज़न होंगे, वो समसूत्री विभाजन होंगे। तो जो और यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली बात है ना, इसमें केंद्रक विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन अभी नहीं होगा। तो जैसा एक केंद्रक था तो एक केंद्रक से कितने केंद्रक बने, 1 और 2 केंद्रक का निर्माण हो गया। कितने हो गए, 2 केंद्रक हो गए, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिवीज़न हो गया। अब सेकंड जो डिवीज़न होगा, सेकंड डिवीज़न में क्या होगा, 2 से कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये तो फर्स्ट डिवीज़न था, ये आपका सेकंड डिवीज़न। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, समसूत्री प्रकार की डिवीज़न है। और थर्ड डिवीज़न होगा, ये भी समसूत्री विभाजन होगा। तो जो आपकी 1 2 3 4 जो कोशिकाएँ बनी है वो किस में हो जाएगी, 1 से 2 बनेंगे, इस प्रकार से 4 से कितनी बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस प्रकार से ये जो मेगा स्पोर है वो आकार में बड़ा होगा और उसमें क्रमिक रूप से 3 समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने केंद्रक बन जाएंगे, कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, यहाँ पर आपके 8 न्यूक्लियस का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा ना। तो हम देखें कि फलस्वरूप 8 नाभिकीय एम्ब्रियो सेक का निर्माण होगा। तो हम इसको अब क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सेक बोल रहे हैं। और इसके अंदर कितने नाभिक है, 8 नाभिक है। आगे अपन देखें, यहाँ केवल केंद्रक विभाजन होता है परंतु इनके मध्य भित्तियों का निर्माण नहीं होता। ये भी ध्यान रखने वाली बात है जो अभी चर्चा की। अब देखिए आगे, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप निर्मित 8 केंद्रकों में से 3 नाभिक जो होंगे वो माइक्रोपाइल की ओर आकर क्या बना देंगे, अंड उपकरण या एक एपरेटस का निर्माण करते हैं। और अंड उपकरण के अंदर में 2 सहायक कोशिका होती है तथा एक अंड कोशिका या एक सेल्स होती है। बाकी जो 3 नाभिक निभागीय सिरे या चलाइजल एंड की ओर चले जाएंगे और वहाँ जाकर क्या बनाएंगे, ये प्रतिध्रुव कोशिका या एंटीपोडल सेल्स का निर्माण करते हैं। और 2 जो केंद्रक बचेंगे वो मध्य में आ जाएंगे, जिनको हम ध्रुवीय नाभिक या पोलर न्यूक्लियाई के रूप में ये व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखें क्या हो रहा है। तो आप भ्रूण कोश की संरचना के अंदर देखें तो जो हमने जो चर्चा करी है कि 8 केंद्रक जो है जिनका हमने अरेंजमेंट बताया है किस प्रकार से, यदि हम एक डायग्राम में थोड़ा सा और देखें, ये आपका
एम्ब्रियो शेक बनाया। 8 केंद्रक थे तो 2 केंद्रक तो चले गए, सॉरी 3 केंद्रक चले गए। यदि हम इसको क्या कौन सा बोले, चैलाइजल एंड बोले सी, और इसको माइक्रोपाइल एंड बोले एम। नीचे की तरफ माइक्रोपाइल यहाँ शो कर रहे हैं, ऊपर की ओर चैलाइजल एंड शो कर रहे हैं ना। तो 3 जो केंद्रक थे ऊपर की ओर चले गए और इन्होंने क्या बना लिया, आपके एंटीपोडल सेल बना ली। और यहाँ पर जो है वो 3 कोशिकाएँ माइक्रोपाइल एंड की ओर अरेंज हो गई, ठीक है। और ये तीनों मिलकर क्या बनाएगी, या 3 केंद्रक जो है न्यूक्लियस है वो माइक्रोपाइल एंड की ओर आकर इन्होंने क्या बनाया, एग एपरेटस का निर्माण किया। ये क्या है, एग एपरेटस है, ये अंड उपकरण इसको बोला जाता है ना, एग एपरेटस इनको कहा जाएगा ना, उसका निर्माण करेंगे। तो इसमें जो होती है कि साइड वाली जो कोशिका है, ये कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये सहायक कोशिका कहलाती है, सिनर्जी सेल कहलाती है। और जो मध्य की कोशिका है इसको बोला जाता है एग सेल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एग सेल इसको कहा जाता है। बाकी मतलब कितने हो गए, ये 3 तो चले गए आपके चैलाइजल एंड की ओर, जिसको हमने क्या बोला, एंटीपोडल सेल्स बोला। क्या बोला इनको, एंटीपोडल सेल्स कहा गया है ना, एंटीपोडल सेल्स इनको कहा गया है, एंटीपोडल सेल। और बाकी जो नीचे का एग एपरेटस बना दिया, जो 2 न्यूक्लियस है वो कहाँ पर आ जाएंगे, आपके केंद्र में आ जाएंगे, ठीक है। इनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है, इनको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई इनको कहा जाता है। देखिए हम एक भ्रूणकोश या एम्ब्रियो से एक कम स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो से। तो एक प्रारूपिक भ्रूणकोश जो होता है 8 केंद्रक युक्त संरचना होती है, जिसमें इन 8 केंद्रों का अभिविन्यास कुछ इस प्रकार से होगा। पहले नंबर पे हम देखें तो बीजांड के जो माइक्रोपाइल सिरे की ओर भ्रूणकोश या एम्ब्रोसेक के एम्ब्रोसेक में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, जिन्हें हम सिनर्जिट सेल्स कहते हैं। तो ये वाली जो कोशिका ना माइक्रोपाइल एंड वाली, तो ये जो है हमने यहाँ पर यदि एक अलग कलर से दिखाए तो ये जो है ग्रीन से हमने बताया, ये क्या बता देंगे, आपके सिनर्जिट सेल्स कहलाएगी। और सहायक कोशिका के ठीक ऊपर की ओर एक नाभिक होता है, ये वाला थोड़ा बड़े आकार में बताए, ये तो ये कहलाता है, एक नाभिक होता है, एक केंद्रक होता है, जिसे अंड नाभिक कहते हैं। यह मादा युग्मक की भांति कार्य करता है। तो ये वाला जो बीज वाला हमने बताया है, ये क्या है, आपका मादा युग्मक की भांति कार्य करेगा, एक सेल्स होगी ना। तो इस प्रकार से 3 कोशिका तो माइक्रोपाइल एंड की ओर आ, 3 नाभिक तो माइक्रोपाइल एंड की ओर आ गए। आगे देखें, भ्रूण कोश के जो चलाइजल सिरे पर 3 कोशिकाएँ होती है, जिन्हें हम प्रतिमुख कोशिकाएँ एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। तो ये जो 3 कोशिकाएँ, ये 1 और ये 2 और ये 3rd, ये 3 कोशिकाएँ क्या कहलाएगी, एंटीपोडल सेल्स कहलाती है। बाकी जो 2 न्यूक्लियस बचे हुए, केंद्रक बचे हैं, वो मध्य में आकर संयुग्मित यहाँ पर मतलब यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। इनको हमने क्या बोला है, हमने पोलर न्यूक्लियाई कहा है। कुछ समय पश्चात क्या होगा, ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे और इस प्रकार से जो कोशिका बनेगी वो कैसी बन जाएगी, उस कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होगा ये डिफ्लाइट होगा। 2 केंद्रक यहाँ पर मिले हुए होंगे ना ये कोशिका के अंदर। आगे हम देखें तो भ्रूणकोश के केंद्रीय भाग पर भी 2 नाभिक उपस्थित रहते हैं, जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। हम थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार प्रारंभ में भ्रूणकोश 8 केंद्रिकी होता है, परंतु कुछ समय पश्चात इसके केंद्र में उपस्थित दोनों पोलर नाभिक आपस में संयुग्मित होकर द्विगुणित द्वितीयक नाभिक बनाते हैं, जिसके कारण जो भ्रूणकोश होता है वो कैसा हो जाता है, 7 कोशिकीय हो जाता है। केंद्रक इसमें 8 होते हैं, लेकिन कोशिका इसकी कितनी होती है, 7 कोशिकीय ये होता है। हम डायग्राम के माध्यम से देखें, ये मेगा स्पोर्स हम बता चुके अभी। और मेगा स्पोर्स में पहला डिवीज़न हुआ, कौन सा डिवीज़न है ये, माइटोसिस से समसूत्री विभाजन यहाँ पर हो रहा। तो इससे कितने बन गए, 4 केंद्रक बन गए। 4 केंद्रक बनने के बाद, हालांकि ये इसमें केंद्रक विभाजन हो रहा है, भित्ति का निर्माण यहाँ पर नहीं होगा ना, तो भित्ति नहीं बना यहाँ पर। अब ये जो 4 केंद्रक बने हैं, ये 2 केंद्रक बने, इनके अंदर सेकंड डिवीज़न, मतलब ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न, ये आपका सेकंड माइटोटिक डिवीज़न, और ये हो गया 3rd माइटोटिक। हमने इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट भी यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, ये 7 और 8, इस प्रकार से 8 केंद्रक यहाँ पर या न्यूक्लियस यहाँ पर बने हुए हैं। अब इनका हमने जो अरेंजमेंट बताया ना कि 3 केंद्रक कहाँ चले गए, यदि हम इसको चैलाइजल एंड बोले, इसको कौन सा एंड बोले, आपका
माइक्रोपाइल एंड बोले, तो 3 केंद्र कहाँ चले गए हैं, चलाइजल एंड पर। और इन्होंने क्या बना दिया, तीनों ने मिलकर एंटीपोडल सेल्स का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया, एंटीपोडल कोशिका बना दी है, एंटीपोडल सेल्स का निर्माण यहाँ कर दिया। और नीचे की ओर जो होगा वो ये क्या बनेगा, एक एपरेटस बन गया ना, क्या बना दिया इन्होंने, एक एपरेटस का निर्माण कर दिया यहाँ पर। ठीक है, आगे हम देखें, इसमें हमने डायग्राम लिया है। ये आपका डायग्राम जो हमने बताया है, ये आपका एक एपरेटस बना दिया इन्होंने, ये बीच वाला एक सेल है, और जो राइट साइड में जो है ये वाली और कौन सी, ये वाली कोशिका, ये सिनर्जिड सेल्स है। और ऊपर की ओर हमने 3 कोशिका जो बताई वो एंटीपोडल सेल्स है, और बीच में कौन सा, पोलर न्यूक्लियस है। बाद में क्या करेगा, संयुग्मित होकर दोनों न्यूक्लियस एक ही कोशिका में आ जाएंगे, इस प्रकार से ना। तो इस प्रकार से 7 कोशिका और 8 न्यूक्लियस वाली स्थिति आपकी बनेगी। इसका स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो शेप का। नेक्स्ट हम देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने जो चर्चा की है मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में, कि मेगा स्पोर्स का निर्माण किस प्रकार से होता है और फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो ये जो मध्य में जो बना है ना, ये आपका फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण इसके द्वारा हुआ है, या फीमेल गेमेट यहाँ बना है। क्या बना है, ये फीमेल गेमेट का निर्माण या मादा युग्मक का निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। हमने जितनी भी जो गुरु बीजाणु जनन से संबंधित जानकारियाँ थी वो आपको उपलब्ध कराई है, और सामान्य से हमने डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, उसके माध्यम से आपको समझाया है। ये बीजांड का डायग्राम हमने बनाया है, और ये वाला जो एंड है आपका, हमने बताया कि ये माइक्रोपाइल है, और ये वाला जो एंड होगा वो चलाइजल एंड होगा ना। तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। इसके अतिरिक्त यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स के अंदर हमें बता सकते हो कि ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, या इसी चैप्टर के अंदर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है, तो हम उसे और अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। और आगे जो हम बात करेंगे वो पॉलिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि पॉलिनेशन क्या है। ओके।